अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज हमारी वो जो सीरीज़ है इमरजेंसी ट्रीटमेंट की, उसका बड़ा आम टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी इमरजेंसी। कि पहले हमने फीवर किया, हेड किया और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक किया, तो आज ये भी बड़ा आम टॉपिक है। और अब तो हमारे शहर के अंदर अर्बन एरिया में और इवन देहात में भी जो मैदे के अमराज हैं, इनकी इमरजेंसी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। वैसे तो मैदे के अमराज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्यूट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं और जिसके अंदर इमरजेंसी पैदा होती है और जिसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक निश्चित में ये इसका कोई हल नहीं है। लेकिन हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, हम उनका अहाता करेंगे और फिर उसको समझेंगे कि ये क्या है और फिर उसका तदारक क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, मुझे एक अफरोज़म पढ़ना होता है जो अनिमन की ऑर्गेनिन की बुक से है, और वो असूल इलाज है। हमें वो समझना होता है कि कहीं हमें इलाज के मसला हो, कुछ समझना हो, सब जबकि आपको मटीरियल मेडिका भी आता है, जबकि आपको पैथोलॉजी भी आती है, एनाटॉमी भी आती है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको ना समझ आ रही हो तो इलाज बड़ा मुश्किल होता है। वो है इलाज के कुछ असूल होते हैं। तो आज हमारे पास जो अफरोज़म है, वो अफरोज़म है 179। ये छोटे छोटे अफरोज़म उसने ट्रीटमेंट के हवाले से लिखे हुए हैं, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के हवाले से लिखे हुए हैं। इसमें वो ये कहता है कि इस सूरत हाल में अक्सर जो दवा मुंतखब की जाती है वो जुज़वी तौर पर असर करती है, या कि ये कि वो मुकम्मल तौर पर मौजू नहीं होती, क्योंकि इसमें अलामात की माकूल तादाद नहीं मिली जो मौजू दवा का इंतखाब करने में रहनुमाई करती है। वो ये कहता है कि जब ऐसा होता है कि अलामात बड़ी क्लियर ना हो, बहुत कम अलामात मिलें और वाज़े ना हो, तो वो इंतखाब करने में भी मुश्किल होती है और उसका फ़ायदा भी कोई कुलियन फ़ायदा नहीं होता, कोई जुज़वी तौर पर फ़ायदा होता है। और इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए कि दुरुस्त अलामात का तयन किया जाए। और बाद दफ़ा मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ कि जब आपको वाज़े अलामात ना मिलें तो फिर कोई ना कोई एंटीसोरिक मेडिसिन या सल्फ़र दे सकते हैं। हम सल्फ़र दे के थोड़ा वेट कर लें, 1 वीक का वेट कर लें, 2 दिन। अगर एक्यूट है तो कोई 10 मिनट का, घंटे का, 2 घंटे का वेट कर लें, घंटे का वेट कर लें, 15 मिनट का वेट कर लें, 5 मिनट का वेट कर लें। और बाद दफ़ा एक्यूट केसेस में आप अगर सल्फ़र देते हैं तो 1, 2, 3 मिनट के अंदर अंदर अलामात आप बड़ी वाज़ें आ जाएंगी। और इसी तरह अगर क्रोनिक डिजीज़ हैं तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो आपको 1 हफ़्ते के अंदर उसकी पिक्चर जो है क्लियर आ जाएगी। तो फिर आप बेहतर सिलेक्शन कर सकते हैं किसी दवा का। तो ये इस अफरोज़म में वो यही कह रहा है कि चूँकि अलामात क्लियर नहीं होती, महदूद होती हैं, थोड़ी होती हैं, तो फिर दवा देने में और आपको फ़ायदा पहुँचने में कमी होती है, सही फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो उसके लिए ये मेथड है कि आप सल्फ़र जो है कि अलामात को निखेर देती है। जब आपको कुछ समझ नहीं लग रही तो फिर अलामात को वो बड़ी वाज़ेह कर देती है। इसी तरह जैसे कोई नक्स व मीका आप अगर शुरू में दे देते हैं तो वो भी अलामात को वाज़ेह कर सकती है और दुरुस्त डायरेक्शन में आपको लेके जा सकती है। तो ये अफरोज़म का मकसद यही है कि आप दिल बर्दाश्ता ना हो, बल्कि अलामात अगर कम है तो फिर आप जो, क्योंकि पूरा ऑर्गेनल जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप पे वाज़ेह चीज़ें आती हैं और सिर्फ एक अफरोज़म से आपको
सारी चीज़ें वादा नहीं हुई। इसलिए वो ये कह रहा है कि इस सूरत हाल में अक्सर जो दुआ मुंतखब की जाती है वो जुज़वी तौर पर असर करती है, या यूँ कहिए कि वो मुकम्मल तौर पर मौजू नहीं होती, क्योंकि इसमें अलामात की माकूल तादाद नहीं मिली जो मौजू दुआ का इंतखाब करने में रहनुमाई करती है। तो आते हैं जी टॉपिक पे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेसिकली ये सारा एक फ्यूल मिलता है आपको। कैसे? आपको जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हैं, इसी तरह ये खुराक जो है आपकी दो काम करती है। मतलब एक तो आपकी जो बॉडी की नशोनुमा है, बॉडी की जितनी एफिकेसी है, बॉडी के जितने उसको जितनी ताकत की ज़रूरत होती है वो ये प्रोवाइड करती है। और दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये होता है कि जो वेस्ट मैटर है उसको डिस्चार्ज करवाता है। एक आप एनर्जी लेते हैं और जो फालतू एनर्जी होती है या वेस्ट मैटर होते हैं वो डिस्चार्ज कराता है। तो इसमें बहुत सारे आपके जिस्म के दूसरे हेल्पिंग ऑर्गन्स भी काम करते हैं, जैसे इसमें स्प्लीन काम करती है, जिसमें इसमें पैंक्रिया काम करता है, जैसे इसमें आपका गॉल ब्लैडर काम करता है, इसमें लिवर काम करता है। तो ये आपकी फूड कैनाल से जो ओसोफेगस से लेके नीचे एनस तक ये पूरा एक ट्रैक है, और इस ट्रैक में कहीं भी ख़राबी जब आ जाएगी, और बाद दफ़ा बहुत सीवियर ख़राबी आ जाती है जिससे इंसान की डेथ हो जाती है, तो वो खराबियां आज हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी खराबियां आज आ सकती हैं जिसकी वजह से इंसान को थ्रेटेंड होती है, लाइफ थ्रेटेंड हो जाता है, ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। तो वो हम शुरू करते हैं। और उस इमरजेंसी का दुनिया में मैं आप समझता हूँ कि दुनिया का कोई और तरीका इलाज इस इमरजेंसी में अगर घंटे लगाता है, 2 घंटे लगाता है, तो होम्योपैथी जो है इसमें मिनटों सेकंडों में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सलाहियत रखती है, अगर आप इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा हमने इसका इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है। तब ये वो अज़ा हैं जो इसमें होंगे, और इन अज़ा में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई रुकावट आ सकती है, तो वो फिर क्या होगा कि वो आपको लीड टू डेथ भी हो सकती है, इमरजेंसी उसके बेशुमार मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमने कोई 13 टॉपिक चुने हैं इसके लिए, इमरजेंसी के लिए 13 टॉपिक है हमारे पास आज, जिसमें अपेंडिसाइटिस होगा, कोलाइटिस होगा, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम डिटेल से थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे, और साथ साथ मैं आपको उसका ट्रीटमेंट भी बताता जाऊंगा कि उसका इलाज कैसे हो सकता है। हाँ जी, फर्स्ट टाइप एक्यूट सीवियर ओसोफेगाइटिस। ये जो हमारी खुराक की नाली है इसको ओसोफेगस कहते हैं। यहाँ से ये शुरू हो जाता है काम डाइजेस्टिव सिस्टम का। माउथ का तो हमने पहले पढ़ लिया था, उसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से ही शुरू होता है जैसे हम खुराक खाते हैं। लेकिन वो चूँकि हमने टॉपिक पहले किया, हम यहाँ ओसोफेगस खुराक की नाली से बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। और इस खुराक की नाली के अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं जो आपको डेथ की तरफ लेके जा सकते हैं। मसलन यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कोई रुकावट हो जाती है, खुराक नीचे ही नहीं जाती। तो जैसे हमने पीछे जो आपकी ENT का टॉपिक था उसमें हमने किया था कि यहाँ एक ग्लोटस लगा होता है, और अगर वो जब आप खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो वो सांस वो बंद हो जाता है, और जब आप नवाला उतर जाता है तो वो बंद हो जाता है, और फिर वो सांस की नाली में सांस जाना शुरू हो जाता है और पिछली तरफ। इस तरह बेशुमार मसाइल हैं। तो वो ये कहता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ इज कॉल्ड ओसोफेगाइटिस। इसके अंदर जो सोजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? जहाँ आइटिस का लफ्ज़ आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन है, कोई सोजन हो गई है, और सोजन होके वो नाली को बंद भी कर सकती है। वो स्वेलिंग, आपको स्वालो इनहेल करना, नवाला अंदर लेके जाना, खुराक अंदर लेके जाना, उसके अंदर भी रुकावट आ सकती है, या पेन हो सकता है सीवियर। तो इसको वो कहते हैं एक्यूट सीवियर ओसोफेगाइटिस। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स काज क्या हो सकती है कि आपका खाना वापस आ सकता है। अब यहाँ ये पूरी जो नाली है, इसके मुंह पे एक स्फिंक्टर लगा होता है,
ये जो खुराक की नाली है, ये जब नीचे स्टोमक में खुलती है तो यहाँ एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसका काम होता है खुराक जब नीचे चली जाती है और फिर वापस आने उसको नहीं आने देती। तो बाज़ दफ़ा उस स्फिंक्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, या स्टोमक के अंदर सीवियर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया कि वो वॉमिट करता है और रिफ्लेक्स करता है, खाना वापस आता है। जब खाना वापस आता है तो उसको कहता है कि इसका एक रीज़न ये भी हो सकती है कि जिल रिफ्लेक्स। एक और उसने लिखा है ऑसोफोनोफिलिक इन्फ्लेटेशन ऑफ ओसोफिजल म्यूकोजा ड्यू टू फूड एलर्जी। और बाद दफ़ा फूड एलर्जी की वजह से यहाँ जो है आपका जो वाइट सेल्स हैं वो ज़्यादा जब जमा हो गए तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे भी फूड एलर्जी में कहा था कि फूड कोई ऐसी एलर्जी हो सकती है जैसे अर्टिकेरिया है, और उस अर्टिकेरिया से क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी और मुंह जो है वो आपका वो जो नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक तो सांस भी बंद कर सकता है और दूसरा नीचे खुराक भी नहीं जा सकती। तो वो ये कॉजेज बता रहा है कि एक तो वो रिफ्लेक्स हो सकता है। अक्सर लोग आपको कहते हैं यहाँ बर्निंग होती है जी, मुझे वो बर्निंग भी बेसिकली रिफ्लेक्स होता है कि एसिड जो स्टोमक के अंदर है वो एसिड ही वापस आ रहा होता है, वो एसिड ही वापस आ रहा होता है। और जो मैदे का स्फिंक्टर है, जो वॉल लगा हुआ है, वो लूज हो जाता है। अक्सर लोगों का बार बार रिफ्लेक्स होने से लूज हो जाता है, तो वो जब भी खाना खाता है तो वो कहता है जी एसिड ऊपर आता है। जब वो लेटता है तो कहता है जी मेरे लेट नहीं सकता, एसिड जो बर्निंग है, जलन है, वो एसिड जो है खाना वापस आ रहा होता है। तो इसको कैसे हैं रिफ्लेक्स। और फूड एलर्जी भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि ये बेसिकली तो क्या प्रेजेंटेशन आपके पास क्या लेके आएगा, सीवियर डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है कि आपको वो कहता है जी मैं खुराक निगलना मेरे लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट, निगलना मुश्किल होता है। और उसके पास कहता है ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया के जब निकलता है तो उसके साथ उसको पेन भी होता है, एंड टाइम ऑसोफिजियल ब्लीडिंग। और वो बाज़ दफ़ा ये भी कहता है कि मुझे साथ अब क्या तीन चीज़ें कॉमन आएंगी। कंप्लेन, मरीज ने क्या कंप्लेन देनी है आपको, उस कहता है जी मुझे खाना खाते हुए दर्द होता है, मेरा गला उसमें स्वेलिंग हो गया, मेरा खाना नीचे नहीं जा रहा और मेरे उससे ब्लीडिंग भी होती है। ये तीन कंप्लेन आपके पास लेके आएगा। ये टर्मिनोलॉजी जो क्या है, एक्यूट सीवियर ओसोफेगेजाइटिस। लेकिन आपके पास जो मरीज सिम्टम लेके आएगा वो ये लेके आएगा कि मुझे यहाँ निगलते हुए तकलीफ होती है, अंदर नहीं जा रहा, पेन होती है, ठीक है, और ब्लीडिंग होती है। तीन चीजें आपने याद रखनी है कि जब आएंगे तो उसको आप लेबल करेंगे एक्यूट सीवियर एसोफेजाइटिस। समझ आ गया। अब इतना उसकी वो कॉजेज भी फिर लिख रहा है। कॉजेज ये देखें ना, एक मिनट ये देखा है आपने, ये जो आज हमारा ऑसोफेगस है ना, ये नॉर्मल है, ये वाला इस राइट साइड पे। अब बाकी जो देखें इन्फेक्शंस हैं, ये इन्फेक्शन है, वो तंग हो गया है, इसके अंदर इन्फेक्शंस हैं। तो बेसिकली ऑसोफेगस यूं होगा, अगर आपने इसका स्कैन करा लिया या इसका कोई इंडोस्कोपी करा ली या कुछ करा लिया तो आपको ऐसे नजर। आगे चलें जी, वापस लाएं उसी पे। कॉजेज को कंसीडर ज़रूर करें जी। कॉजेज अगर आपको समझ नहीं आती तो आप डिट्रैक होंगे, आप एटेल ट्रायल करेंगे, मरीज़ आपके हाथ से निकल जाएगा। वो रिफ्लेक्स की हिस्ट्री भी देगा या वॉमिटिंग होगी, ये हिस्ट्री देगा कि मुझे उल्टी हुई है, या वो कहेगा जी मुझे पुराना चल रहा है मेरे साथ कि मेरा जब खाना खाता हूँ तो उसके बाद मेरा खाना वापस आता है, या खाना वापस नहीं आता तो वो कहेगा जी एसिड सा पानी आता है जी, खट्टा पानी आता है, बर्निंग करता है, जलन करता है। तो ये रिफ्लेक्स है। उसके बाद ये रिफ्लेक्स है, उसके बाद वो ये भी कह सकता है कि मुझे आर्टिकेरिया है, जलन, मेरी एक एलर्जी है, फूड एलर्जी है, जिसे स्वेलिंग हो जाती है। जैसे आपको जिस्म पे भी आर्टिकेरिया समझते हैं ना, कि जैसे मच्छर ने काटा होता है, इसी तरह उसके होंठ स्वेल हो जाते हैं और पूरी ऑसोफेगस स्वेल कर सकती है उससे, फूड एलर्जी से। और फूड एलर्जी दुनिया में ये कहा जाता है कि अगर कोई होटल वाले को ये कह देना कि मुझे फूड एलर्जी है तो वो खाना बड़ी सोच समझ के देता है, क्योंकि फूड एलर्जी डेथ कर सकती है। फूड एलर्जी डेथ कर सकती है। लिहाजा जिन लोगों को फूड एलर्जी होती है उनको फूड
बस किसी को एग से एलर्जी है, किसी को मीट से एलर्जी है, किसी को नट्स से एलर्जी है, किसी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। तो ये ऐसी एलर्जी है कि ये एलर्जी सिर्फ आपको ये नहीं कि थोड़ी बहुत स्वेलिंग होती है, सीवियर एलर्जी ऐसे भी होती है कि जो डेथ काज कर सकती है। जी मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, जी मैं आ रहा हूँ, आप मुझे बोलने दें, मैं आ रहा हूँ। हमने आपको कहा ये प्रेजेंटेशन कैसे होगी। प्रेजेंटेशन ये होगी कि उसको यहाँ से खुराक जाना उसका मुश्किल होगा और उसको यहाँ पेन होगा इस एरिए में, और जब ये पेन ज़्यादा बढ़ता है तो ये स्प्रेड करता है। वैसे तो ये पेन यूं होगा लेकिन ये पूरी चेस्ट में स्प्रेड भी कर सकता है। और ये जो पेन होता है एसोफेगस का, ये बाज़ दफ़ा लोग ये भी समझा जाता है कि हार्ट का पेन भी यूं आता है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी स्टेजेस पे कि क्या ये हार्ट का पेन आ रहा है या एसोफेगस का पेन है, ठीक है ना। लेकिन हार्ट के पेन में रिफ्लेक्सेस नहीं होता, हार्ट के पेन में एलर्जी नहीं होगी। समझ आइए ना आपको, ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, इसको इस तरह आप समझेंगे। उसके बाद इन्फेक्शन काजेस, एक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कैनाडिडा। कैनाडिडा मोस्ट कॉमनली माउथ का इन्फेक्शन भी कर सकता है और ये यहाँ भी करता है। ये फंगल की किस्म है कैनाडिडा, और ये कैनाडिडा जो है हमारे पास पोटेंसी में भी मौजूद है, इसका नोसोड्स, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं हु आर ऑन द इनहेल द स्टीरॉइड ले रहे होते हैं, ये उनको भी हो सकता है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है एक, ये उसकी वजह से भी हो सकता है। जो हर्पिस है ये बेसिकली न्यूरोलॉजिक इन्फेक्शन है, नर्व्स का इन्फेक्शन है। लेकिन ये जो नर्व्स यहाँ पे है, अगर यहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी आपकी ये कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। लेकिन उसका ये होता है कि वो बाकायदा दाने निकलते हैं और एक लाइन में दाने निकले होंगे, या आपको बाहर भी महसूस हो सकते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स होता है, साइटोमेगाली वायरस हो सकता है, ये फिर आपको डायग्नोसिस बनानी पड़ती है, कल्चर कराना पड़ जाता है। लेकिन फौरी हमने क्या करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने फौरी क्या करना होता है। फिर इन्फेक्शन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज वो लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। मसलन किसी ने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है तो उनको इम्यूनो सप्रेशन दवाई दी जाती है ताकि वो किसी भी फॉरेन बॉडी के खिलाफ रिएक्ट ना कर सकें, ठीक है ना। और फिर हमारी ऑटोइम्यून डिजीजेस बहुत सारी हैं जिनमें आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। फिर ओल्ड एज में आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांगली काम नहीं करता, लिहाजा वो इन्फेक्शन जल्दी लेते हैं। आपको ये जानना चाहिए कि ये कहीं इम्यूनो कम्प्रोमाइज तो नहीं है, इसका इम्यून सिस्टम तो वीक नहीं है। और जो कैंसर की हिस्ट्री वाले लोग होते हैं, जिनको कैंसर होते हैं, किसी टाइप का भी कैंसर होता है, वो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ड्रग्स बहुत सारी ऐसी हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज कर देती हैं। टॉपिक ये छोटा सा है लेकिन मसाइल आपको यहां समझने हैं। आपको फौरी क्या करना है, फौरी तो आपने नक्स-ओ-मीका देनी है। तो नक्स-ओ-मीका मोस्ट कॉमनली है कि आपका ये जो स्वेलिंग है, जो पेन है, इसको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट आपने पहला टॉपिक, पहली लाइन उसने लिखी थी रिफ्लेक्स। अब आपने रिफ्लेक्स को कैसे रोकना है। अब रिफ्लेक्स को रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयां, जैसे नक्स-ओ-मीका है, पल्सटीला है, लाइकोपोडियम है, कार्बोवेज है, एपिकाक है, बिस्मिथ है और फास्फोरस है। ये सारी जो रिफ्लेक्स को रोकने वाली दवाइयां। और रिफ्लेक्स की सिम्टम मोस्ट कॉमन ये होती है कि खुराक का बाहर आना। ये ध्यान में रखें कि खुराक का अगर बाहर आना है या जलन आ रही है, एसिड का बाहर आना है, तो ये समझे वोमिटिंग भी रिफ्लेक्स की किस्म है, खुराक का बाहर आना भी रिफ्लेक्स है, और उसके अंदर बर्निंग, जलन, एसिड फील करना। वो कहता है जी कोई मेरा मुंह ही खट्टा हो गया, मेरा सारी खटास होगी, बर्निंग होगी, तो दिस इज द काइंड ऑफ रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स को कैसे रोकेंगे। रिफ्लेक्स के रोकने की बहुत सारी दवाइयां, मैं सुना एपिकाक रोक सकती है, बिस्मिथ रोक सकती है, आपकी पल्सटीला रोक सकती है। लेकिन हमने पिछले बड़े तजर्बे से पिछले 20-25 साल के बाद हम पिछले कोई साल 2 साल इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्स रोकती है वो कैडमियम सल्फ रोकती है।
आप उसको कैडमियम सल्फ दें, नक्स ममिका दे के कैडमियम सल्फ दे दें और उसकी ये बर्निंग भी ख़त्म हो जाएगी, रिफ्लेक्स भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता चलता है कि कोई एलर्जी है, तो फिर यहाँ जो एलर्जी है फूड एलर्जी को देखें कि आपकी आर्टिका यूरिन ठीक करती है, आपका एपस ठीक करता है। और आपको जो क्रॉनिक फूड एलर्जी आ जाती है तो फिर आपको कार्सिनोसन, ट्यूबर, सोराइनम इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो वो फूड एलर्जी को ठीक करती है। फूड एलर्जी को ट्रीट करना है हमने। जब फूड एलर्जी को ठीक करेंगे तो फिर ये ओसोफेजाइटिस, आपने फोकस उसको करना है। फौरी तौर पे आप इमीडिएटली जब इसको नक्स देंगे तो काफ़ी हद तक ये कर जाएगा, लेकिन आपने रिफ्लेक्स को एड्रेस करना। रिफ्लेक्स कौन सी दवाइयाँ? नक्स है, बिस्मथ है, पल्सटीला है, एपिकाक है, आयरस वर्सिकुलर है, आपकी वो एक रोबीनिया है। ये सारी रिफ्लेक्स को रखती हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देगी वो कौन सी देगी? कैडमियम सल्फ देगी। अगर कैनाडीडा है तो आप उसको नक्सवामिका दें। और जहां देखें आपको ये शैबा आ गया, जहां आपको ये शैबा आ गया कि कोई वायरल है या बैक्टीरियल है, तो फौरन नक्स के बाद बेसिलिनियम का इस्तेमाल करें। आपके पास अगर कैनाडीडा नहीं है, आपके पास साइटोमेगाली वायरस का नसोड़ नहीं है, आपके पास अगर ये जो नसोड़ हैं आपके पास अर्पिस का नसोड़ नहीं है, अदरवाइज तो ये है कि आप नक्स दें। और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें कसरत से आप बेसिलिनी या ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का नसोड़ मौजूद नहीं है। बात मेरी समझ रहे हैं? अगर आपके पास कोई भी ऐसा नसोड़, जैसे कैनाडीडा आपके पास नहीं है, जैसे साइटोमेगाली वायरस पोटेंटाइज हुआ ये आपके पास नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप अर्पिस आपके पास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? आप ट्यूबर या बेसिलिनियम का सहारा लेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, वो इन्फेक्शन को रिड्यूस करवा देगा। अब ये जो पेन है यहाँ जो पेन है चेस्ट का, यहाँ देखें वो कह रहा है कि अगर मैं सांस लेना भी उसका डिफिकल्ट हो जाता है, सांस लेना भी उसका डिफिकल्ट हो जाता है। अब बड़ी छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जो आपको छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मसलन मसलसल पेन है और ब्रीदिंग से पेन बढ़ जा रहा है, वो कहते हैं मैं सांस भी नहीं ले सकता, मेरा सांस लेना भी मुश्किल है, तो आप ब्रायोनिया देंगे। पेन यूं जा रहा है, पेन यूं आ रहा है, यूं जा रहा है, वो कहते हैं यूं दर्द उठता है, यूं दर्द आता है, यूं उठता है, यूं दर्द जाता है, तो आपको बेलाडोना फौरन दे देनी चाहिए। लेकिन पहले आपने नक्स इस्तेमाल करनी है, आपने रिफ्लेक्स को देखना है, घबराना नहीं है, रिफ्लेक्स को देखना है, डरना नहीं है कि क्या मुश्किल आ गई है, बंदा को खुराक नहीं ले जाता, आप नक्स देंगे फौरन रिलैक्स। और बहुत कॉमनली ये होता है कि हमारे लोग जो है ना बेताशा खा के आ जाते हैं, मतलब बाहर होटलिंग कर रहे होते हैं, कहीं पार्टी पे गए होते हैं, 3-3 4-4 किस्म के गोश्त खा जाते हैं, और ऊपर से जनाब उन्होंने हलवे भी खाने होते हैं, ऊपर से उन्होंने पेप्सियाँ भी पीनी होती हैं। तो फिर ये फौरी ट्रीटमेंट ये है कि आप एक डोज नक्स की देंगे और एक पल्सटीला की 10-15-20 मिनट में दें, मामला यहाँ भी सेटल हो जाएगा, मामला यहाँ सेटल हो जाएगा, आपको फौरी ये सेटल कर देगा फौरन। ये क्योंकि ये इमरजेंसी होती है, तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने खाया क्या था। मसलन बड़ा गोश्त खाया, वो चने खाया, गलत जगह से खाया, पुराना खाया, बासी खाया, तो फौरन तो आप नक्स उसका इस्तेमाल करें। और आपको ज़रा भी शुबा हुआ कि कहीं ये कोई पॉइजनिंग हो गई है कोई, तो फिर नक्स के बाद बेसिलिनियम दे के पल्सटीला का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेफ मरीज को कर सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर हम नक्स तो देंगे और नक्स भी बेहतर कर देगा। अगर 4, 5, 6, 7 मिनट में नहीं बेहतर आता तो आप पल्सटीला दे दें, वो आपको रिलैक्स कर देगा। आगे समझिए, फर्स्ट स्लाइड की पेन है, स्वेलिंग है और ब्लीडिंग है। और अगर ब्लीडिंग आ गई है, जहां देखें ब्लीडिंग आ जाएगी, तो फिर क्या आपको फास्फोरस की तरफ जाना है।
फिर आपको किसकी तरफ जाना है, क्रोटैलस की तरफ जाना है। तो फिर अगर ब्रीडिंग आगे बहुत सारे टॉपिक हैं, पूरा मैंने एक ब्रीडिंग का भी टॉपिक रखा। मैंने यहाँ एसोफेगस से लेके एनस तक में हर जगह की ब्रीडिंग के लिए भी मैंने एक टॉपिक रखा हुआ है, वो मैं आपको डिटेल वहाँ पर समझाऊंगा कि अगर ब्रीडिंग हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है। लेकिन फौरी तौर पर फास्फोरस देंगे, क्रोटैलस दे देंगे, मिलीपोलियम दे देंगे, ब्रीडिंग रुक जाएगी।